Hello students, good evening and welcome back for very important class on group 15 elements, नाइट्रोजन फैमिली। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी अकरेंस, और हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इनकी, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी लास्ट टाइम आपके लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और हमने आपको बताया कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स पी सब शेल में, पी ऑर्बिटल में आता है। और हमने आपको बताया कि ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स। कौन से एलिमेंट्स थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी बताई स्टूडेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। आपने लिखा कि NH2NP3, और आपको पता लगा कि N जो है हमारा स्टूडेंट, वो जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी स्टूडेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में 11th में। तो N यहाँ पे पीरियड का नंबर दिखा रहा था। N क्या था? N इज आवर पीरियड नंबर, कि कौन से पीरियड में जो एलिमेंट है उससे पता लग जाता है जो लास्ट वैलेंस शेल है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये हमारा सेकंड पीरियड था स्टूडेंट। पीरियड का नंबर अगर मैं लिखूं तो ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पीरियड था स्टूडेंट, और ये सिक्स्थ पीरियड था। बोलो ये सही लिखा था गलत लिखा मैंने? चेक करो कि मैंने ठीक लिखा है पीरियड, कहीं गलती तो नहीं की कोई स्टूडेंट्स? बोलो मैंने पीरियड के नंबर सही लिखे हैं? जल्दी बताओ, क्या मैंने सही लिखे पीरियड के नंबर स्टूडेंट्स? बोलो, आपको दिख रहे हैं कि नहीं पीरियड के नंबर? बताओ यस और नो, जल्दी बोलो। पीरियड के नंबर दिख रहे हैं? मैंने ठीक लिखे हैं क्या? तो पीरियड के नंबर हमें पता लग गए। उसके बाद हमने बताया कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से आपके जो एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे नॉन मेटल्स थे स्टूडेंट्स, ये बने मेटलॉइड्स, और यहाँ पे मेटल मिल गया हमें। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है? मेटालिक करैक्टर इंक्रीज, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो रहा है? मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या मैंने ठीक लिखा है? क्या नीचे जाने से मेटालिक करैक्टर बढ़ता है स्टूडेंट्स ऑलवेज? जल्दी बताओ यस और नो। ऑलवेज? कोई डाउट है किसी को स्टूडेंट्स? बोलो, नीचे जाते हुए मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ता है एज यू गो डाउन द ग्रुप्स स्टूडेंट्स। इनका साइज बढ़ जाता है एटम्स का, और उससे क्या होता है, अगर साइज बढ़ता है तो मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है। मेटालिक करैक्टर क्या होता है कि टेंडेंसी, मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं स्टूडेंट? दे कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली। जितना साइज बड़ा होगा उतना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर से दूर होंगे, और उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम एक्सपीरियंस करेंगे, और उनकी इलेक्ट्रॉन की रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो फिर हमारा मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे से बढ़ता स्टूडेंट्स। तो अब हम कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बात करने जा रहे हैं? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारा जो मेन डिस्कशन है स्टूडेंट्स आज इसके ऊपर हो रहा है, एटॉमिक
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने लास्ट टाइम क्या बताया आपको कि हमें क्या क्या देखना है। एक तो साइज के बारे में मैंने बताया कि तुम्हें पता ही है, सबसे पहले जो बात हमने की होती थी एटॉमिक साइज की स्टूडेंट्स। तो नीचे से ऊपर एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं, आपने बताया क्योंकि ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स ऐड हुए तो साइज बढ़ा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जितना इंक्रीज यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हुआ, मोर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर आपने देखा कि लेस इंक्रीज हुआ साइज में। एटॉमिक साइज में हमने जब नंबर्स दिए थे बुक टेबल, एक टेबल में आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल दे रखी है जिससे हम इनकी कोवेलेंट रेडियस की वैल्यूज दे रखी हैं, वो आपको हमने लास्ट टाइम लिख के दिखाई थी, जिसे कि हमने बताया था कि नीचे जो है एटॉमिक साइज का कम इंक्रीज हुआ, ऊपर ज्यादा हुआ। तो बताओ इसका रीजन क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा? 1 मिनट का वक्त है। ये क्यों हुआ, यहाँ पे लेस इंक्रीज क्यों हुआ था स्टूडेंट? नीचे एटॉमिक साइज में क्या हुआ था? यहाँ पे एटॉमिक साइज का लेस इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था पहले नाइट्रोजन टू फास्फोरस। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इट इज लाइक दिस स्टूडेंट्स? कौन बता रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर था? बताओ जल्दी बताओ। देखो ये क्वेश्चन आंसर हम करते हैं हर लेक्चर में, जो इसलिए करते हैं कि बोर्ड में ये आने वाले हैं तो आपको फायदा है, आप ये सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बताओ क्या, कौन बता रहा है इसका आंसर? बताओ स्टूडेंट्स, कौन बता रहा है आंसर इसका? सैमा क्या आंसर बताया था हमने इसका कि ये नीचे जो है साइज कम इंक्रीज हुए, ऊपर बहुत ज्यादा चेंज आई थी, क्यों आई थी ऐसी? कौन सा इफेक्ट मैंने बताया था आपको? क्या बताए थे? नीचे क्या हुआ था स्टूडेंट्स? जब हम नीचे आए थे तो क्या हुआ था? डी इफेक्ट और एफ इफेक्ट लगा था, क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या हुए थे? डी ऑर्बिटल्स, जब ड्यू टू, हमने क्या कहा था? ड्यू टू इम्परफेक्ट shielding of outer electrons due to presence of completely filled, कौन से ऑर्बिटल आए थे? डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पुअर होती है। डी और एफ ऑर्बिटल्स जो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है स्टूडेंट, उससे क्या होता है कि डी और एफ ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। तुम्हें मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर लार्जर इन साइज, दे आर डिफ्यूज्ड, और उससे स्क्रीनिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है, तो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है वो साइज को बढ़ाएंगी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? due to poor shielding by D and F orbitals, नीचे जो D3D और 4D10 आए थे, और बिस्मथ से पहले 4F10 भर गया था, 4F14 भर गया था। तो ये क्या कर रहे थे? इनकी स्क्रीनिंग पुअर होती है स्टूडेंट्स। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ज्यादा हो जाता है, तो कंट्रैक्शन होती है, इसलिए साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं। बोलो मैंने सही बोला गलत बोला? यस और नो? किसी को डाउट है? किसी स्टूडेंट को डाउट है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। बोलो कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने इसके बारे में? मिटा दूं इसको? यस और नो? जल्दी बोलो। क्या नहीं रब दिस स्टूडेंट्स, बताओ इसको रब कर दूं? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको हमने क्या क्या डिस्कस करना है। देखो हमने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स।
अब व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? कौन बताएगा इसका आंसर मुझे? कौन स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? बताओ व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स क्या होती है बताओ? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो आपको मैं पहले ही बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। तो होगा क्या स्टूडेंट? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एटम। तो साइज ऑफ एटम के ऊपर ये डिपेंड करने वाली है। अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट दूर है न्यूक्लियस से, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो होगा क्या स्टूडेंट्स? इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बता रहे हो? NH2Np3। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ डेल्टा H1 कह रहा हूँ इसको। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। एंथैल्पी दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए कम एनर्जी यूज होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तीसरे को और भी ज्यादा चाहिए। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, डेल्टा 1, डेल्टा HI, डेल्टा 2 और डेल्टा 3HI। तो इस तरह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन, तो 3 होंगी। तो क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपकी किताब में दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ रखूं तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो यहाँ से यहाँ आपका साइज ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे ज्यादा चेंज होने वाली है। और जब साइज कम चेंज हुआ है स्टूडेंट्स तो वहां पे इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी इसकी वैल्यू कम होगी स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा? जनरल ट्रेंड में ये कह रहा हूं, डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स, जनरल ट्रेंड क्या होगा? इट विल द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज कम होगी, यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर साइज ज्यादा बड़ा था स्टूडेंट्स और यहाँ पे साइज कम बढ़ रहा है ड्यू टू द इम्परफेक्ट शील्डिंग बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, डी और एफ सबशेल्स के कारण। तो वो इफेक्ट हमें दिखेगा जब इसकी वैल्यूज हम बुक में से देखेंगे। और कुछ पॉइंट मैं अभी आपको वैल्यू भी लिख देता हूँ बुक से कि कौन सी वैल्यू मिली है मेरे को, ताकि आपको पता लग जाए कि वैल्यू क्या आई। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे एग्जाम के लिए, और इसीलिए हमने उसकी वैल्यू बताई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको बताई। और जो डी और एफ सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे उसका कंसीक्वेंस, उसका इफेक्ट भी हमें दिखेगा, जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी इन एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज और जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे तो उससे इफेक्ट होंगी जो इनर जो शेल डी और एफ भर के आ गए जिन भी एलिमेंट्स के अंदर, तो वो अपना शील्डिंग इफेक्ट शो करें। तो मेरे पास जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखो, नाइट्रोजन की फर्स्ट मैं बता रहा हूँ भाई, नाइट्रोजन की फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 1402 स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट किलो जूल पर मोल होती है, इनको यूनिट्स क्या होते हैं? किलो जूल पर मोल। और फास्फोरस की वैल्यू मेरे पास कितनी है स्टूडेंट? 1012, और यहाँ पे कितनी है? 947, और यहाँ पे 834, और यहाँ पर कितनी आई है? 703। मैंने सिर्फ फर्स्ट की बताई है, तो मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताई। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा इंक्रीज है। यहाँ पर देखिए फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस देयर इज अ लार्ज डिक्रीज
इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है 1402 से 1012 आ गई, 400 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इफेक्ट कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए और भी कम हो गया और यहाँ भी कम है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है आर्सेनिक टू, आप देख रहे हैं आर्सेनिक टू बिस्मथ, देयर इज ए स्मॉल डिक्रीज, देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आते हैं भाई हर बार क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे लर्न करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर। एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें दे दिया, अब उसको हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, कोई भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे, लगाएंगे, उसके बेस पे हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। हमारी एक्सप्लेनेशन वैलिड होनी चाहिए और हमारी एक्सप्लेनेशन सही है तो हमारे को नंबर मिल जाएंगे। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन गलत है स्टूडेंट तो फिर हमें आंसर नहीं। तो मैंने तुम्हें हमेशा ये बताया कि स्टूडेंट्स आपको लर्न करनी है केमिस्ट्री, रट्टेबाजी नहीं करनी, लर्न करनी है स्टूडेंट्स, सीखना है। कितनी चीजें याद करोगे, रट्टेबाजी से मेरी थोड़ी चलेगी केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, नाइट्रोजन से फास्फोरस में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई थी, यहाँ पे कम हुई है। उसका रीजन हम आपको बता चुके हैं, बिकॉज ऑफ द फील्ड डी एंड एफ सब शेल्स इन द heavier elements। heavier elements ये नीचे जो मैं जा रहा हूँ ये heavier है। heavier elements में क्या हो रहा है, डी और एफ इफेक्ट लग रहा है, डी इफेक्ट और एफ इफेक्ट लग रहा है स्टूडेंट। डी सब शेल भर गया, एफ सब शेल भर गया। तो पुअर स्क्रीनिंग के कारण उनका साइज जो था जितना कम होना चाहिए नहीं हुआ, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम डिक्रीज हुई। बोलो किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो नोट कर लो, जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको नोट कर लो। क्वेश्चन है ये, आंसर है, क्वेश्चन है आंसर, इस तरह से हम चल रहे हैं, इनको नोट कर लो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 स्टूडेंट्स, ग्रुप 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये वैल्यूज आपको दिखाई हैं, इससे छाप जाहिर, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है, यहाँ पे कम डिक्रीज हो रही है और भी कम हो रही है नीचे जाने से, क्योंकि डी और एफ सब शेल जो होते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग पूरी होती है, उनके कारण इनके साइज जो है वो कम डिक्रीज हुए हैं और इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम डिक्रीज हुई है स्टूडेंट फॉर हेवियर एलिमेंट्स, फॉर हेवियर एलिमेंट्स। अब देखो कि ग्रुप 14 को और 15 को मैं कंपेयर करूं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप 14 कौन से एलिमेंट है कोई बताएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टैन। ग्रुप 14 की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? NH2Np3। इनकी क्या है? NH2Np3। आप बताओ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा? किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है स्टूडेंट? दोनों ग्रुप्स में ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर के अंदर स्टूडेंट्स, और इसका कारण भी हमें बताना है कि ऐसा क्यों होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं ज्यादा एनर्जी चाहिए या इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं ज्यादा एनर्जी चाहिए? Whether group 15 elements will have higher ionization enthalpy than their previous elements, or these elements will have higher enthalpy than the next element? ये क्वेश्चन है। तो दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? देखो ये आप देख रहे हैं NH2 और Np, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड है स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीटली फिल्ड है। दिख रहा है मेरे को? और इनका क्या है? ग्रुप 14 का NH2 है और Np में कितने हैं? 2। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हाफ फिल्ड नहीं है। अब बताओ कि कौन से ज्यादा स्टेबल होते हैं? आपने पढ़ा था एक रूल, हंट्स रूल पढ़ा था, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इसको पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो ये मोर स्टेबल है, दिस इज अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे अगर ये स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेबल है।
ये लेस स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है। तो therefore I can say that the ionization enthalpy, I can say that ionization enthalpy, अगर मैं फर्स्ट ionization enthalpy ले लूं स्टूडेंट of group 15 will be more than ionization enthalpy of group 14, तो मैं कह सकता हूं ये yes और no, ये group 14। तो ग्रुप 15 जो होते हैं स्टूडेंट, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 के एलिमेंट से ज्यादा होगी। उसका रीजन पूछा जा चुका पेपर में, और मैंने क्या रीजन बताया, दे आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। तो इसका आंसर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देना है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। तो जो सक्सेसिव एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज है स्टूडेंट, उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो सक्सेसिव एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 15 के, जो एलिमेंट्स होंगे सक्सेसिव एलिमेंट, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 से ज्यादा। रीजन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। ये ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके हो, इसके बारे में तुम्हें पता है। इसको नोट कर लो, फिर मैं बता देता हूँ। सबने नोट कर लिया? बिता दूं? जल्दी नहीं है मुझे। यस सर। आप देख लो, आप बोलोगे तो मैं मिटा दूंगा। ये भी नोट कर लिया तुमने? चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी को पता है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ज्यादा होगी ग्रुप 14 से सक्सेसिव एलिमेंट्स की, क्योंकि ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर एलिमेंट का साइज छोटा होगा स्टूडेंट, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के नजदीक है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। तुम्हें पता है नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर। और डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करेगी? बताओ क्यों डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप? क्योंकि साइज बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग? द एटॉमिक साइजेस आर इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइजेस आर इंक्रीजिंग, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। आपके ये नॉन मेटल है और नीचे मेटल चलते जा रहे हैं। मेटल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज स्टूडेंट्स, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो एटॉमिक साइज तुम्हारा जो है स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लो। तो सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन हो रही है, एक एक करके इनको नोट कर लो स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन तो तुम्हें पता है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ तक होता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता है कि कौन से एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तीन ऐसे एलिमेंट बताए गए हैं आपको पीरियोडिक टेबल में, जिनके साथ अगर हाइड्रोजन लगी हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है नाइट्रोजन, किसमें आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है। ओके स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट पे आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर आ गया। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ये सारी चीजें देखो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ कंसेप्ट्स, केमिस्ट्री में फुल ऑफ डेफिनेशंस। तो हमें इन डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स को समझना है। हम क्या कर रहे हैं, खड़े हुए यहाँ आपके लिए सारी एनसीईआरटी किताब को डिकोड कर रहे हैं ताकि आप उसको समझ लो स्टूडेंट्स, और फिर एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। यही हमारा काम है। तो एनर्जी चेंज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम एटम में, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। पहला जब इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन हर एक में नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉन को वो आने नहीं देगा एटम, जैसे इनर्ट गैस है तो वो तो पूरा ही भरा हुआ है, पूरा स्टेबल है, उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और तुम डाल रहे हो तो तुम्हें एनर्जी देनी भी पड़ती है। उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। उनमें जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट्स। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लेकिन अब देखो कि नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी। What will be the trend in electron affinity students? Will it increase or decrease down the group? अब क्या होगा, down the group student, electron affinity will decrease. Electron affinity decreases due to increase in size. Increase in atomic size, student size बढ़े, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाए। जितना न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अगर दूर है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर आ जाएगी तो और एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी स्टूडेंट। तो ये जनरल ट्रेंड है, कोई और बड़ी बात इसमें, इसको भी नोट कर लो। देखो रीजन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स पूछे जाते हैं और एक्सेप्शंस पूछी जाती हैं। ये होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टूडेंट, इसको भी नोट करो। ये भी नोट कर लिया। अब और हमें मेटालिक करैक्टर के बारे में तुम्हें बता ही दिया कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हमने बता ही दिया कि डाउन द ग्रुप क्यों मेटालिक करैक्टर होता है स्टूडेंट। मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस होता है डाउन द ग्रुप, और उसका कारण भी हमने बता दिया, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइजेस। तो साइजेस बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और उसका कंसीक्वेंस है ये सारा, उसका कंसीक्वेंस है स्टूडेंट। सारी प्रॉपर्टीज को नोट करते जाओ एक एक करके। ये सारे एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, उसको हम कंसीडर करें, इसको भी नोट करें। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, और जो प्रॉपर्टीज हम बताने जा रहे हैं इनकी, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। आप बता रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इन ग्रुप्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स की बात की जाए, अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की बात की जाए और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यू मैं बुक से लेता हूँ कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या दे रखी है हमारे को। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यू जो मेरे पास है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कोई बहुत रेगुलर ट्रेंड होते हैं तो आसान होता है, जब कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होते तो थोड़ा सा हमें दिमाग में लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में चेंजेस क्यों आई है। स्टूडेंट देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना दिया हमें, ये हमें केल्विन में दे रखे हैं, केल्विन के केल्विन है, यहाँ पे 63 है,
317 है, 1089 है स्टूडेंट्स, 904 है और 544। तो ये 19 पॉइंट्स की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे को जो बुक से टेबल पर मुझे मिल रही है। अब नाइट्रोजन तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन तो गैस होती है, नाइट्रोजन तो एग्जिस्ट करती है एज ए गैस, यू आर अवेयर ऑफ इट दैट नाइट्रोजन इज एग्जिस्टिंग एज ए गैस। तो अगर सॉलिड लूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, अगर सॉलिड है कोई चीज तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत कम है नाइट्रोजन का। तो मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट? कोई भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट जब मैं डिसाइड करता हूं तो क्या होता है, अगर सॉलिड में पार्टिकल्स जो है उनके अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा? तो एक तो हमें पता ही है कि अगर कोई साइज बढ़ता है तो क्या होगा, उसमें ज्यादा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ज्यादा हमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हो सकती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकती है। लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक चीज होती है कि जो सॉलिड बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तुम्हें पता है जब ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनमें फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट्स। तो हमने हमेशा ये स्टडी किया कि क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करते हैं कि जो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। अब देखो कि नाइट्रोजन तो गैस है, नाइट्रोजन इज गैस, इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। इसके अंदर अगर आपने बनाया तो क्या फोर्सेस है, इसके अंदर बहुत वीक फोर्सेस है, वंडरवर्ल्ड टाइप। तो यहाँ पे तो बहुत ही कम है, देख रहे हैं। अब फास्फोरस का इससे ज्यादा हो गया क्योंकि फास्फोरस में क्या है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी एटॉमिसिटी 4 है फास्फोरस की, तो वो सॉलिड है फास्फोरस P4। नाइट्रोजन जो N2 है स्टूडेंट, इट एग्जिस्ट एज ए गैस। और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट। अब इसका जब सॉलिड होगा नाइट्रोजन का, इसका जब सॉलिड बनेगा तो नेचुरली उसके अंदर वीकर फोर्सेज है। फास्फोरस का जो है वो P4 है, देख रहे हैं। तो 4 फास्फोरस जुड़ जाते हैं, एटॉमिसिटी 4 है। अब आर्सेनिक में क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि बताओ कि ये इतना बड़ा मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ आर्सेनिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट। तो ये जो पार्टिकल्स जो है इसमें इसका एक रीजन है, इसका कहते हैं गोलियत, इसका एक मैंने नाम यूज किया है, गोलियत लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, गोलियत लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। तो ये ऐसा एक सॉलिड बन रहा है जिसमें गोलियत लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा सॉलिड बनेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसके कारण इस लेयर्ड स्ट्रक्चर को तोड़ने में काफी एनर्जी चाहिए, काफी आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके कारण जो स्टूडेंट्स इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो आप देखो, एक तो 2 चीजें आपको दिख रही हैं, ऊपर जो नॉन मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर चल रहा है, नॉन मेटल थे मेटलॉइड्स और फिर मेटल। तो जैसे ही ये चेंज आएगी तो मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे स्ट्रक्चर है, कौन सी फोर्सेस इनको होल्ड कर रही हैं स्टूडेंट्स। तो नॉन मेटल में तो आपने क्या देखी, वंडरवॉल फोर्स है इनमें। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया है लेयर्ड स्ट्रक्चर, उसके कारण इसका आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये आ चुका है पेपर में। Why the arsenic has, जहां पर भी कोई खास चीज मैं देखता हूँ, कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर देखता हूँ, कोई बहुत सडन चेंज देखता हूँ, उसी को एक्सप्लेन करना ही एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। और ये यहाँ पे देखिए, इसका भी है हाई, लेकिन इससे कम हो गया एंटीमनी के। अब एंटीमनी का आर्सेनिक से कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट का, जबकि ये बढ़ने चाहिए, नीचे बढ़ने चाहिए, नीचे साइज बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने चाहिए। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर भी होते हैं क्रिस्टल के या सॉलिड्स में जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा कि एंटीमनी में क्या होता है कि उसका भी लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो लेयर स्ट्रक्चर जो होता है इसका, उसको कंप्रेस किया जा सकता है स्टूडेंट, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसके जो पार्टिकल्स होती है उनकी फ्री प्रेसिंग हो जाती है। इनके पार्टिकल्स की, आर्सेनिक के जो एंटीमनी के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, दे कैन बी फ्रीली प्रेस्ड, तो इससे लूज होता है वो, इसका स्ट्रक्चर जो है एंटीमनी का इससे लूज होता है, उसको हम
प्रेस कर सकते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है से कम हो गया। और बिस्मथ तो मेटल है, बिस्मथ तो एक मेटल है, तो मेटेलिक अपने हिसाब से उसके अंदर जो फोर्सेस हैं मेटेलिक फोर्सेस, तो मेटल के जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है तो उसका अपना मेटेलिक बॉन्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट है। तो बिस्मथ के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? मेटेलिक बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स। तो बॉन्डिंग किस टाइप की है उसके ऊपर भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, जो मैंने बताया, इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। इसको मिटा दूं मेल्टिंग पॉइंट्स को। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही खास से, ये सीधा इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। कितने बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू मेरे पास है? बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू मैं देख लेता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट्स कहाँ पर है? देखो 77.2 है और 554 लिखा हुआ बुक में, 888 लिखा हुआ है, 1860 लिखा हुआ है और 1837 लिखा हुआ है। तो इस तरह से जनरली हम ये कह रहे हैं कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट, दे आर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो बॉइलिंग पॉइंट्स इनके जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर हम जो बॉइलिंग पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इन जनरल मैं कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो नीचे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीज हो रही है, उनके साइज बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह से उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर कोई खास पॉइंट नहीं है। अब और कौन सी प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है स्टूडेंट? इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुछ। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का पता लग गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? देखो कि नाइट्रोजन जो है, अगर नाइट्रोजन देखूं तो इट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट N2 as a gas and show no tendency for catenation. But down the group ये सब catenation show करते हैं। As you go down the group, phosphorus exists as P4, ये है, they show catenation। अब बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि डाउन द ग्रुप कह रहे हो, डाउन द ग्रुप जो हो रही है ये मॉलिक्यूल्स कैटिनेशन क्यों शो करते हैं? व्हाट इज कैटिनेशन स्टूडेंट्स? कैटिनेशन क्या होती है, क्या चीज थी कैटिनेशन? आपको बताएगा व्हाट इज कैटिनेशन। देखो कार्बन के केस में तुमने कहा बहुत हाई कैटिनेशन होती है। कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद इटसेल्फ। कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। मतलब जब ये एलिमेंट्स जो होते हैं अगर ये सिंगल बॉन्ड्स बना लेते हैं आपसे, they form single bonds with their own atoms, students, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अब ये सिंगल बॉन्ड अगर अपने आप से बना सकते हैं तो वो लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, साइड चेन्स बना सकते हैं, साइक्लिक चेन्स बना सकते हैं। अब नाइट्रोजन के लिए मैं कह रहा हूं कि ये कैटिनेशन नहीं शो कर रहा, और फास्फोरस का P4 है, आर्सेनिक भी शो करेगा ऐसे, ये भी बनाते हैं, एंटीमनी भी बनाते हैं, मान लो ये सब नीचे
कैटिनेशन शो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। फास्फोरस में दिख रहे हैं तुम P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब बताओ कि कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता है? ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, किसी के पास आंसर? Why nitrogen is not showing catenation? Student, important question for the exam. देखो कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड is weak, is very weak. ये बॉन्ड बहुत वीक है स्टूडेंट, टूट जाएगा। इफ इट इज फॉर्म्ड इट विल ब्रेक। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन का कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है। साइज क्या है? वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल लिख रहा हूँ, वेरी स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का। और ये अगर एक बॉन्ड बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 तो 4 और एक, देखो एक ये है। तो यहाँ पर देखो, अगर नाइट्रोजन को मैं ऐसे शो करूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने हैं? 2। अब इसका साइज बहुत छोटा है स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं ये 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर बहुत हाई लोन पेयर रिपल्शन होगी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा है स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आएंगे, वैल्यू करेंगे, ये स्टेबल नहीं है। देयरफॉर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल। वीक है, ये नॉट स्टेबल है, मैं कह रहा हूं ये स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा। और इसलिए नाइट्रोजन की टेंडेंसी कैटिनेशन की नहीं है। Therefore, nitrogen is not showing the tendency for catenation. नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड्स के 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं जोड़ने वाले, या आपस में नहीं जुड़ने वाले नाइट्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं, they will not show tendency for catenation, क्योंकि उनका जो सिंगल बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं है। फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखाएंगे। अब जब फास्फोरस के बारे में हम स्टडी करेंगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, क्योंकि उसका साइज, फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है। तो ये जो रिपल्शन है, अगर साइज बड़ा होगा तो रिपल्शन कम हो जाएंगी स्टूडेंट, रिपल्शन कम हो जाएंगी, तो फिर वो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंथैल्पी, सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी जो है बहुत कम है स्टूडेंट, बहुत लो है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा स्टूडेंट। देखो अगर मैं कंपेयर करूं, ये नोट कर लिया तुमने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू बहुत लो है, तो ये टूट जाएगा, ये बनेगा तो टूट जाएगा। इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 163.7, ये किलो जूल पर मोल में होती है सारी वैल्यू। और अगर मैं कार्बन की देखूं तो कार्बन की कितनी है? सिंगल बॉन्ड कार्बन की देखो, कार्बन की है 353.3। तो इसलिए आपने देखा कि ये बहुत ज्यादा कैटिनेशन शो करता है, ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा शो करता है स्टूडेंट्स। और फास्फोरस की कितनी है? 201.6 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपको पता लगा कि कार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये बहुत वीक है स्टूडेंट। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी देख रहे हो बहुत कम है, 163.7। कार्बन की बहुत हाई होती है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड ही है, बिकॉज ऑफ द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड टेंडेंसी ऑफ द कार्बन टू शो कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है अपने ही एटम के साथ जुड़ के सिंगल बॉन्ड से वो बहुत सारे चेन्स बना देते हैं। तो देख रहे हैं नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, साइज छोटा है, बहुत ज्यादा रिपल्शन है, तो वो की बहुत वीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन नहीं है।
ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोट्रॉपी क्या होती है। तुम्हें पता है कि एलोट्रॉप्स होते हैं, ये कार्बन के केस में तुमने कहा डायमंड, ग्रेफाइट, कोल और बहुत सारे उसके तुमने कहा इसके तो बहुत सारे फुलरीन्स वगैरह बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है और वो सेम फिजिकल स्टेट होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है, ऐसे एलोट्रॉप्स। और सॉलिड नाइट्रोजन भी शो करती है। सॉलिड नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट, उसके दो एलोट्रॉप्स हैं, एक को अल्फा नाइट्रोजन कहते हैं और एक को बीटा नाइट्रोजन। सॉलिड फॉर्म में कह रहा हूं मैं, लेकिन फास्फोरस तो शो करता है एलोट्रोपी। फास्फोरस एलोट्रोपी शो करता है स्टूडेंट्स। फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे, जैसे व्हाइट। अब ये फास्फोरस में हम स्टडी करेंगे, रेड फास्फोरस और ये ब्लैक, और भी होते हैं इसके, और भी होते हैं कई तरह के फास्फोरस बनाता है। इनमें रेड, वायलेट, वायलेट, इस तरह के फास्फोरस के कई एलोट्रॉप्स बनते हैं स्टूडेंट्स। और आर्सेनिक भी बनाता है, आर्सेनिक के भी एलोट्रॉप्स होते हैं। आर्सेनिक के भी एलोट्रॉप्स होते हैं स्टूडेंट, ग्रे, येलो, ब्लैक, ग्रे, येलो, ब्लैक, ग्रे, येलो, ब्लैक स्टूडेंट्स। तो ये आप देख रहे हैं एलोट्रोपिक जो है, ऐसा क्यों है, एंटीमनी के लिए है, मेटालिक येलो, और इसके लिए है हमारे पास मेटालिक येलो, और ये थोड़े आर्सेनिक एंटीमनी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नीचे थोड़ी एलोट्रोपी दिख रही है, नाइट्रोजन नहीं दिखा रहा। अब नाइट्रोजन के केस में क्या हुआ, क्या हुआ नाइट्रोजन के, अभी तो हमने बताया कि आपको नाइट्रोजन तो सिंगल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन का वो स्टेबल नहीं है, साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। और खास एक और पॉइंट बता दूं कि नाइट्रोजन शोज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स स्टूडेंट्स। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड। देखो आपका क्वेश्चन ये है, N2 gas exists as discrete molecule. Nitrogen is a gas student, nitrogen is gas, but phosphorus exists as P4 solid. अब बताओ कि अब क्या हुआ, फास्फोरस सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस है, उसका क्या रीजन है। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, आ चुका है पेपर में कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस, फास्फोरस सॉलिड। इसका क्या आंसर करेंगे स्टूडेंट्स हम, क्या इसका रीजन है। तो हमने क्या बताया कि नाइट्रोजन क्या करता है, फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड। ये पी पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन में हो सकती है, नाइट्रोजन में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का क्या मैंने दिखाया, नाइट्रोजन का 2s और 2p कितने हैं, NH2 NP3, 1 2 3, एक नाइट्रोजन ये है और दूसरा नाइट्रोजन आया, उसके पास भी यही है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन है, दूसरा भी ये ऐसे है, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ये यहां पर अगर एक सिंगल बॉन्ड बना तो 2 पाई बॉन्ड बनने वाले, ये देख रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन बनाएगा तो 2 p ऑर्बिटल और भी है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, यही मैंने कहा ना, ये p पाई वाले हैं, ये जो बनेंगे स्टूडेंट्स, ये वाले जो एक और एक दो, एक और दो, ये कौन से बनने वाले हैं, इसे क्या बोलते हैं, p पाई बॉन्ड है।
क्यों ऐसा होता है नाइट्रोजन के केस में और फास्फोरस में नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? देखो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, ये साइज छोटा है तो ये ऑर्बिटल नजदीक होते हैं, पी पाई ऑर्बिटल ओवरलैप इसलिए हो जाता है कि साइज छोटा है तो इफेक्टिव ओवरलैप हो जाता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। But in phosphorus size is large, therefore p pi overlap is not effective। तो ये ओवरलैप इफेक्टिव नहीं है स्टूडेंट, बाकियों में जो बड़े एलिमेंट्स हैं पीपीपी ओवरलैप इज नॉट इफेक्टिव। तो फिर वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन नाइट्रोजन बना लेता है। तो नाइट्रोजन बना लेता है तो फिर नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, ये है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। बोलो स्टूडेंट, यहाँ बन गया ना, एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो नाइट्रोजन ने क्या बनाया? पी पाई बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है स्टूडेंट, साइज स्मॉल, तो वो इफेक्टिव ओवरलैप पी और पी ऑर्बिटल का इफेक्टिव ओवरलैप हो सकता है नाइट्रोजन में। फास्फोरस का साइज बड़ा है, ये ऑर्बिटल दूर है तो उनका इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता। तो इसलिए आप देख रहे हैं नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस, और नाइट्रोजन की गैस बन जाती है और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और जो फास्फोरस है वो P4 बना लेता है, तो वो आप देख रहे हैं कि इसके कारण भी जो फास्फोरस है वो सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस। तो पी पाई बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन में होती है, इनमें नहीं होती। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होती है स्टूडेंट? अब जो दूसरे एलिमेंट हैं जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जैसे इधर जा रहे हो तो ये क्या बना कर सकते हैं? इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स। तो ये पी पाई ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, ये वाली ओवरलैप हो सकती है इनमें। तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो पी पाई सिर्फ नाइट्रोजन में बनेंगे, इनके पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये पी पाई डी पाई और डी पाई ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन ये वीक होता है। दिस विल बी वीकर देन पी पाई क्योंकि पी पाई के ऑर्बिटल्स नजदीक हैं, उनके अंदर ओवरलैप ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इफेक्टिव होता है। जितना ओवरलैप ज्यादा होगा स्टूडेंट, जितने नजदीक होंगे उतना ओवरलैप बेटर होगा, जितने दूर होंगे उतना ओवरलैप वीक होगा। तो लेकिन इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये नाइट्रोजन नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल होते ही नहीं और इनके पास होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का पी पाई जो ओवरलैप है, ये जो बॉन्ड है ये बनता है, तो ये इसी कारण नाइट्रोजन के जो मल्टीपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी के कारण नाइट्रोजन गैस होती है, इसी कारण नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है स्टूडेंट्स, इनर्ट होती है, क्योंकि ये बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है। इसकी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी बहुत हाई है, 947 पॉइंट सम किलो जूल पर मोल है। तो ये हमारे को अटैक नहीं कर रही, नाइट्रोजन हमारे शरीर में जाती है और बाहर आ जाती है, हमारे शरीर को अटैक नहीं कर रही, इनर्ट हो जाती है। क्या होती है? इनर्ट, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इनके बारे में बता सकते हैं किस टाइप की बॉन्डिंग इनमें हुई। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 15 की, वो सारी मैंने एक्सप्लेन की, और खास पॉइंट्स बताए कैटिनेशन के ऊपर, एलोट्रोपी के ऊपर। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें लोन पे रिपल्शन हो जाएगी, तो इसलिए नाइट्रोजन कैटिनेशन नहीं शो करता स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। फास्फोरस P4 बना लेता है, और तुमने देखा नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, क्योंकि नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड बन जाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाती है। और फास्फोरस के केस में पी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसका साइज बड़ा स्टूडेंट।
तो ये सारे डिफरेंसेस हमने बताए, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इस तरह से फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। आई थैंक यू वेरी मच। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताए, और फिर मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें चीजों को समझना है, रट्टेबाजी नहीं करनी। बार बार कह रहा हूँ, तो कितनी चीजें को याद करूंगा मैं, लेकिन समझना तो आसान है, समझ लूंगा तो याद करना भी आसान होता है स्टूडेंट्स। तो हमें एक्सप्लेन करने हैं जो भी वो हमें क्वेश्चन देंगे। तो ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, आई मीट यू माय नेक्स्ट